नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और हमास जंग की। इस जंग की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मासूमों की मौत हो रही है दोनों ही तरफ, चाहे इजराइल में हो या फिर गजा पट्टी में हो। मासूम जाने जा रही हैं। यहाँ तक कि मानवीय मदद पहुँचाने के लिए भी यूएन ने जिस तरह से अपील की, उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है कि पूरी दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। क्या एक और युद्ध जो है दुनिया को इसका भार उठाना होगा? और लगातार जो पूरी की पूरी दुनिया है, अलग अलग जो देश हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। मानवता की बात करने वाला कोई देश जो है, अगर इस तरह की बात हो भी रही है तो कहीं ना कहीं अपने हितों से सधे हुए स्टेटमेंट की तरह ये वक्तव्य सामने आ रहे हैं। समझेंगे हमारे साथ बहुत ही इस मामले पर व्यापक अध्ययन करने वाले और जानकार इस विषय के फॉर्मर एम्बेसडर केतन शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। केतन सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं चर्चा द ट्रुथ में। और आप लंबे समय से इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर जो है आपका व्यापक अध्ययन भी, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो इजराइल है उसकी क्या नीतियां रही हैं, या फिर फ़िलिस्तीन हो या फिर गज़ा की क्या दिक्कतें हैं, अमेरिका की इसकी क्या भूमिका है, पश्चिमी देशों में तो यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने अपना किस तरह से स्टैंड बदला। बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर रात में कोई नेशन ये स्टेटमेंट देता है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, तो अगली सुबह उठिए तो ये कुछ और स्टेटमेंट हो जाता है। ये क्या पूरी की पूरी दुनिया के जो नेता हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इनमें किसी तरह की स्पष्टता नहीं है, या फिर यही अस्पष्टता जो है इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी? और इजराइल और हमास जंग में अब जो ये ज़मीनी कार्रवाई शुरू हो गई, मैंने भूमिका में बहुत सारी बातें कर दी हैं, लेकिन क्यों ना शुरुआत इससे की जाए सर कि जो ज़मीनी कार्रवाई, ज़मीनी ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू किया जा चुका है गजा में, इसे आप कैसे देखते हैं? मासूम जिंदगियां अभी और हज़ारों की तादाद में मारी जाएंगी। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है तो उसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि ये जो कहीं इसराइल के लिए का जो कहते हैं कि योम किपुर war से भी बड़ा गंभीर मसला हो गया है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसमें जो जो पर्टिकुलरली जो पूरी दुनिया में जो इमेज आ रही है कि ये नोवा ट्राइबल फेस्टिवल जो कर रहे थे और उसमें जो बच्चे इवन मारे गए हैं और 200 से ऊपर लोग मारे गए, साथ में एक दूसरा पास में बेरी किबुज में 100 के ऊपर बॉडी निकली है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इजराइल की जो हमेशा इजराइल का एक रुतबा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, उनका आर्मी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो हुआ उसमें कई किबुज में तो 6 से 12 घंटे तक आर्मी या लोकल पुलिस, और आपको पता, सब दर्शकों को भी पता होगा कि इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। 18 से 40 साल की उम्र की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। विदेश में जो लोग रहते हैं वो भी ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो ये ट्रेन लोग थे, तो सडनली इतना बड़ा वो हो गया कि जिससे किडनैपिंग हुआ है। 230 से 90 कह रहे हैं, पर उस जो किडनैपिंग हुआ है उनमें भी छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और सोल्जर है। पहली बार कि जो इजराइल के लिए बहुत ही गंभीर घटना है। आपको याद होगा कि 2006 में एक सोल्जर सिडोर गैरेट को पकड़ के ले गए थे, 5 साल वो गाजा में रहे थे। इजराइल को 1027 प्रिजनर छोड़ने पड़े थे, जिसमें से 300 लाइव भी प्रिजनर वाले थे एक सोल्जर के लिए। उसके बाद 2014 में फिर से हुआ कि 3 बच्चों को उठा के ले गए, उसमें भी बहुत ही 1000 से ज़्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। तो हम ये जो घटना है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जो उसकी गंभीरता है वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि नेतन्याहू, अब ये नेतन्याहू जो जब से आए थे तब से इजराइल में अल्ट्रा राइट, नेशनलिस्ट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट थी। तो इसकी वजह से जो जुडिशरी को उन्होंने चेंज करने की जो कोशिश की है, वो कोशिश बहुत ही रिव्यू निकाला तो 10 लाख से ज़्यादा लोग स्ट्रीट में आ गए थे, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा नंबर है। जो हम इंडिया के हिसाब से सोचे तो हम कह सकते 10 करोड़ लोग बाहर आ गए थे। तो ये जो फ्रैक्चर था, रिजर्विस्ट ट्रेनिंग के लिए ना कह रहे थे, तो ये सभी चीज़ों को एक साथ मिला के देखे। और साथ में लास्ट चीज़ ये है कि जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ, तो उसके बाद अरब वर्ल्ड में एक फीलिंग हो रही थी पैलेस्टीनियों में कि अब उनको छोड़ देंगे, और सऊदी अरेबिया और इजराइल का नॉर्वेज एकॉर्ड फाइनल स्टेज में था।
तो ये सब चीजों को मिलाए तो एक जी ऐसा सर, हेलीकॉप्टर तो बना क्या के जिससे क्या ये मैं हुआ। ये समझूं कि इजराइल के भीतर जो हो रहा था, तो भीतर से जो देश है वो अस्थिर बना रहा, और जो रिजर्व फोर्स है उसमें भी ट्रेनिंग लेने से मना किया गया। कहीं ना कहीं अंदर से इजराइल कमज़ोर हुआ, और जो बाहर सऊदी अरब के साथ जब अब्राहम अकॉर्ड की बात आपने की, तो बाहर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में इजराइल लगा रहा, और हमास ने इसी का फ़ायदा उठाया, और फिर इतना ऐसा घातक हमला किया गया कि ऐसा इजराइल ने कभी देखा नहीं था। आपने कहा, जिससे से खुद बताया कि सिर्फ एक जान की कीमत इजराइल के लिए कितनी महत्वपूर्ण दिखती है, कि उसने 2006 में ऐसा ऑपरेशन चलाया, और अब तो हज़ारों की संख्या में इजरायली नागरिक, इजरायली नहीं, इसमें बहुत सारे जो है विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। तो हम ये समझे कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है अब महीनों तक खिंचेगा। कोशिशें तो हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं उसकी तरफ आपका क्या कहना है, कि जो बातें संयुक्त राष्ट्र निकल कर आ रही है, या फिर अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, मैं देख रही हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के देश है, मुस्लिम देश है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये दिखावा है या फिर वाकई युद्ध का समाधान है, या फिर शांति की कोशिश है? ये युद्ध मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन लंबा इजराइल खींचने की, जैसे योम किपुर काफ़ी दिन तक चला था, 6 से 25 अक्टूबर तक। ये जितनी जल्दी हो सके इतना इजराइल इसमें से बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अभी जो ओपिनियन है वो इजराइल के फेवर में सिंपैथी जैसा है, क्योंकि सालों से जो भी है, पर इजराइल का जो ये हुआ है इस बार, वो काफ़ी ब्रूटल कह सकते हैं। बाइडेन ने तो यहाँ तक कहा कि दे लुक प्योर, अलकायदा लुक्स प्योर कंपेयर टू द हमास। तो ये जो चीज़ है कि ओवरऑल ओपिनियन मीडिया अभी सिंपैथी है, तो इजराइल इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगी कि इजराइल ग्राउंड अटैक करने में थोड़ी देरी लगी है। इसका एक रीज़न ये भी है कि एरियल बॉम्बार्डमेंट से पहले एक वीक में उन्होंने ज़्यादा जितना हो सके उतना उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करने की कोशिश की है। अब जब ये ग्राउंड फोर्स अंदर जाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल होगी। आपको याद होगा कि अर्बन वॉरफेयर में, जैसे श्रीलंका में था, तो हमारे फोर्स में ऑफिसर सोल्जर डेथ रेशियो 1:5 था। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जब अर्बन वॉरफेयर होती है तो इसके अंदर हमास के पास बहुत ही अच्छे लेटेस्ट पहले से अब वेपन, वो भी काफ़ी सिस्टम चेंज हो रही है। इसमें भी एक नाथानियाहू को लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहाँ का मीडिया एकदम फेयर रहता है। इजराइल टाइम्स, जेरूसलम पोस्ट और हारेस सभी ने ये लिखा है कि नाथानियाहू ने लास्ट 2 साल में कतार से बिलियंस ऑफ डॉलर आए, 2000 गाजा स्ट्रिप से आते थे जो लोग, उनकी जगह 20,000 आने लगे। तो ये जो आप कह रहे हो वो हमास का, तो ये लोग हमास के उसके पहले PLO, उनकी जो लीडरशिप है, या हजबुल्ला, वो बड़े आराम से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। सफ़र करते हैं तो वीमेन, चिल्ड्रन एंड इनोसेंट सिविलियन, ये दोनों ओर से इजराइल में भी एक लोग मानते हैं। आज भी एक एडिटोरियल में लिखा है कि इतनी बड़ी गलती करने के हमें कोई वॉर नहीं चाहिए थी। तो इजराइल के लोग भी सोच रहे थे कि 14 के बाद थोड़ी शांति, अब्राहम एकॉर्ड के बाद पूरी अरब वर्ल्ड एक्सेप्टेंस हो रही थी इजराइल की, जी, एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसमें अब इजराइल में भी वहाँ के लोग, यदि आप देखोगे तो ज्यू आपको हर एक फील्ड में, म्यूजिक, फिल्म, मीडिया इंडस्ट्री, IT और इवन आर्मी, सभी के अंदर बहुत ही आगे पढ़े लिखे और बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि, तो उसके लिए हम ये जो वॉर के लिए मुझे जो लगता है वो एक अहमद बराक करके उनके बहुत ही बड़े जनरल भी थे, और उन्होंने 2006 में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो अहमद बराक ने कहा था कि दिस इज अ क्रेजी थिंग्स, बट इफ पुश कम्स टू शो वी आर विलिंग टू प्ले बाय लोकल रूल्स, वी आर वेस्टर्नाइज बट वी विल प्ले बाय लोकल रूल्स। इसका मतलब है यू विल नॉट आउट क्रेजी अस आउट ऑफ दिस। सो जो लोग मानते हैं कि हिंसा नहीं चाहिए, पर यदि हम एक दूसरी उनकी जो साइकोलॉजी है जो कि इस जंग की शुरुआत चाहे जिस भी परिस्थिति में सामने आई, लेकिन ये जंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है इसके परिणाम खतरनाक निकल कर आएंगे सामने। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर केतन शुक्ला जुड़े हुए हैं। केतन सर, जिस तरह से आपने बात रखी यहाँ पर इजराइल की स्थिति की और हमास की स्थिति की, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि जो बंधक बनाए गए हैं नागरिक, वो लगभग 100 से 150 की संख्या में है। हमास ने स्पष्ट नहीं किया है कि उसके पास कितने संख्या में जो है बंधक हैं,
इन बंधकों की स्थिति और हमास उसके साथ क्या मानवीय, हालांकि दावे किए गए हैं कि वो जो है पूरा गरिमामय उनके साथ बर्ताव करेंगे, वो किन परिस्थितियों में, और इजराइल ने अब ये जो ज़मीनी अभियान शुरू कर दिया है, क्या लगता है कि कितनी मजबूती से इजराइल इन बंधकों को छुड़ा पाएगा या फिर हमास का खात्मा कर पाएगा? या फिर अगर मैं एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है नेतन्याहू का कि बंधकों की परवाह नहीं। केतन सर, इस बार परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले बताया कि दोहा में ईरान ने कहा हमारा कोई हाथ नहीं है। सबको अब पता है कि ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। दोहा से हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने कहा हमें इस मामले में हमें कोई पता नहीं है। जो हुआ है वो सही हुआ ऐसा हमें लग रहा है, पर हमें इसका कोई जानकारी थी नहीं जी। रशिया ने भी आज कहा कि इजराइल हैज राइट टू डिफेंड बट दैट शुड बी सीज फायर। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि जैसे आपने कहा, उन्होंने कुछ तो बंधक को छुड़ा लिया, लगता है 230 में सब 100-150 का नंबर है। पर इस बार 14 लोग ऑलरेडी, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी वाले कहते हैं कि 14 लोगों की एयररोड में मौत हुई है, हॉस्टेज की, जो वहाँ थे गाजा में। तो इस बार जो वॉर होगी, इसमें मुझे लगता है कि इजराइल कोई इस तरह का स्टेप लेगा कि जैसे कि 67 वॉर के बाद योम किपुर में उनको सडनली शॉक लगा था। तो अब ये फिर से, ये मैं जैसे कहता हूँ कि योम किपुर से भी काफी गंभीर गलती हो गई है। तो इसलिए इजराइल ये कोशिश करेगा जितनी जल्दी हो सके इतना निपटारा हो सके, पर कोई रिटेलिएशन नहीं होगा वो मुझे मुश्किल लग रहा है। जैसा आपने एकदम सही कहा कि अभी बिल्केन अभी पूरे, जिसको कहते हैं कि ही इज ऑन अ सटल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। सऊदी अरेबिया गए, जॉर्डन गए हैं, किंग अब्दुल्ला से मिले, कतार गए हैं, बहरीन गए और मोहम्मद अब्बास से भी बात की है। लॉयड ऑस्टिन वो भी इजराइल गए हुए हैं। और चाइना में जो सेनेट मेजोरिटी लीडर चाइना थे, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो भी बाई पार्टीजन सेनेट का डेलीगेशन इजराइल ले जा रहे हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि वी विल सपोर्ट ग्रीवेंस डोंट जस्टिफाई टेरर, और उन्होंने कहा है कि हमारा सपोर्ट आयरन क्लाड बैकिंग। तो अमेरिका इजराइल को बैकिंग करेगा। और एक मुझे लगता है कि जो बिल्केन की कोशिश है वो इसको एस्केलेट नहीं हो। ईरान आवाज करेगा, पर ईरान मुझे नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। हिजबुल्लाह ने थोड़ी कोशिश की है, पर इजराइल ने ऑलरेडी, जो कंट्री जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट सभी को हरा सकता है। तो हिजबुल्लाह का भी 2006 का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बिटर रहा है। उन्होंने जो 3 सोल्जर मार दिए थे, 2 किडनैप किए थे, उस टाइम उनके नसरुल्लाह करके उनके जो लीडर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमें ये उम्मीद नहीं थी। 1000 उनके हिजबुल्लाह सोल्जर मर गए, पूरा बैरूत रेड कर दिया था। तो ये जो गलती, मेरा मानना है कि 2006 के उसमें से हमास को कुछ लेसन लेना चाहिए था। इस तरह की इतनी बड़ी गलती करने की जरूरत नहीं थी। संबंध अच्छे हो रहे थे, पर जैसे आपने कहा, गाजा एक 400 स्क्वायर किलोमीटर में एक बड़ी ओपन प्रिजन कह सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि वेस्ट बैंक, वहाँ पे अब जो ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड के बाद जेरूसलम को कैपिटल बनाया, 10,000 नए घर बन रहे हैं। तो ये जो लैंड है, तो लैंड तो कम है, पर ये जो लोग रहते हैं वो कई सदियों से रहते हैं। अब जो वो वहां से उनको निकाल के आप नई कॉलोनी बसाओगे, तो ये जो 8-8 महीने चल रहा था उसका भी एक प्रेशर था। तो इसमें ये हुआ है कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको ये लग रहा था कि अब उनकी उम्मीद, जो कहते हैं, उम्मीद कम होती जा रही थी। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, जैसा आपने सही कहा, सभी ने, किसी ने लास्ट आपको 4 या 5 साल में कोई ऐसी चीज सुनने नहीं मिली होगी ऑस्लो एकॉर्ड के बाद कि जिससे पैलेस्टाइन के लोगों को उम्मीद रहे। पहले की गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल थी, डेमोक्रेसी में। इस बार जो गवर्नमेंट आई है वो अल्ट्रा राइट, रिलीजियस, नेशनलिस्ट। तो ये तो नेतानियाहू का सबसे लंबी प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उसे मुझे लगता है कि उन्होंने काफी गलती की है। और यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, अच्छी बात है, लापिड और उनके साथ और 2 एडवाइजर रहेंगे। पर इस युद्ध के बाद नेतन्याहू की स्थिति भी काफी मुश्किल उनके लिए। ये मैं थोड़ा और विस्तार से समझना चाहती हूँ केतन सर। नेतन्याहू सबसे अलोकप्रिय, जिनको अपने ही देश में जो है लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, ऐसी सरकार का युद्ध, और वो भी हमास जैसे एक संगठन से युद्ध करना, ना मोरल सपोर्ट की बात हो या फिर उनके मन में क्या चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो ये नुकसान हुआ, अब तक का सबसे नुकसान जो इजरायली नागरिकों का हुआ है, ये उनकी सरकार के नाक के नीचे से हो गया।
कितना बड़ा नुकसान मुझे नेतन्याहू के लिए मैं कहूं, या फिर जो वहां की इजरायली जनता की जो परिस्थिति है उसको आप थोड़ा सा अगर विस्तार से बता सके तो हमारे दर्शकों को थोड़ी स्पष्टता होगी। जी, ये बहुत ही बड़ी नाकामी है और इसकी वजह से इजराइल में उनका एक, हमारे जनरल मानेकशॉ का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वो भी एक फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा अनलेस यू नो एंड द मैन यू कमांड नो दैट यू नो देन दे विल नेवर टेक योर ऑर्डर। तो ये जो उन्होंने जुडिशरी का किया, ये सब किया, तो उसकी वजह से इजराइल में एक चीज हम कह सकते हैं कि इजराइल के लोग यूनिफाइड रहेंगे। अब वॉर है, दे विल पुट असाइड ऑल द डिफरेंसेस, इवन लापिड ने ज्वाइन किया है, लापिड भी जनरल रह चुके हैं, और तो जो यूनिटी रहेगी इवन फॉरेन कंट्रीज में भी, वहाँ भी आपको जिसे बाइडेन थे उनका सेकंड जेंटलमैन कमला हैरिस के हस्बैंड भी जो है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाइडेन ने मीटिंग की। तो ओवरऑल वर्ल्ड में या इजराइल में ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि इस बार सभी एक हो जाएंगे। बाकी ग्रीवेंसेस अभी जब तक वॉर खत्म नहीं होती, पर उसके बाद ऊपर कमीशन बैठेगा जो आप कह रहे हो, और नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल होगी। इसमें एक गलती अरब लोगों की भी है, जो उनकी 4 सीट थी वो 2 पार्टियों ने, वो नेतन्याहू ने, जैसे हमारे यहाँ एक और दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसमें उनको सीट कम मिली, नहीं तो नेतन्याहू को गवर्नमेंट बनाने में मुश्किल होती। और जो 10% ड्रूज और अरब रहते हैं इजराइल में, बहुत ही अच्छी तरह रह रहे हैं, उनकी जिंदगी काफ़ी अच्छी है, दे आर लिविंग वेरी गुड। तो ये जो 1-2 अच्छी किताबें मैं दर्शकों को रेकमेंड करूंगा, एक्सोडस एंड ओ जेरूसलम। अभी जो हो रहा है ये बहुत ही, 10 लाख लोगों को कहा है कि इमीडिएटली वहां से निकल जाए, उत्तरी गजा छोड़ के दक्षिणी गजा में चले जाए। ये बहुत बड़ी डिवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी। इवन यूरोपियन यूनियन के जोसेफ बोरेल सभी मानते हैं। अब ब्लिंकन ने ये कहा है कि वो जॉर्डन गए थे और अमेरिका और यूएन सब मिलके एक उनके रहने के लिए या वहां निकलने से, पर 10 लाख लोगों का एक्सोडस, कि जो इजराइल की एक बहुत फेमस नॉवेल है और उनका कई हजार सालों से ये वर्ड यूज होता है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि वहां कोई फैसिलिटी अभी है नहीं, इतने सारे लोगों पे, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। ये बहुत ही मुश्किल है। और खुद जो यूएन की अपील थी कि इजराइल इस तरह के आदेश वापस ले ले और इसे किस तरह से दरकिनार किया गया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मानवीय जो परिस्थितियां हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र इतना असहाय कभी आपको दिखा है? सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है या फिर उसका जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं पहले से बहुत ही संकुचित और सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है, और इसमें बदलाव की जो बातें हो रही हैं अभी और ज्यादा इसको प्रमुखता, प्रबलता मिल गई है। ये संयुक्त राष्ट्र का उनका पूरा इतिहास देखोगे पहले से ही, तो उन्होंने कई 1600 रेजोल्यूशन किए हैं, और यदि आप सभी रेजोल्यूशन का पढ़ते जाओगे तो वो रेजोल्यूशन करते हैं, आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना, जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये जो वहां तो हजारों लोग मर गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, बच्चे, लेडीज, इवन सिविलियन। तो रेजोल्यूशन पास करने से एक तो उनका जो रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता 10 साल तक होने वाला है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो जो स्टेटमेंट देते हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट होते हैं मुझे कई बार बैलेंस कम रहता है। जैसे इन्होंने शुरू में कहा तो उनको हमास का कहना चाहिए था, तो इजराइल के एम्बेसडर ने क्लियरली कहा कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सच अ बिग मैसेकर एंड टेरर अटैक। सो ये उनके प्रेसिडेंट हर्जोग ने भी कहा कि इफ यू आर पुटिंग मिसाइल फ्रॉम योर किचन वेयर वी गो। तो इसलिए यूएन का जो स्टैंड होता है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसे दूसरी चीज ये वीटो की है कि चाइना और रशिया एक बार रहते हैं, वो कुछ करेंगे तो बाकी 3 वीटो कंट्री है। बिल्कुल। ओवरऑल जो मॉरल अथॉरिटी और उनका जो आपने कहा, सही कहा, अब जैसे वहां से इजराइल ने कहा है कि यूएन के जितने भी ऑफिशियल है वहां से निकल जाए, मेडिकल साइंस फ्रंटियर भी निकल जाए। बिल्कुल। और जो 2200 स्कूल थे वहां ही ये सब 4 लाख लोग तो ऑलरेडी निकल गए थे जी, तो वो ये सब स्कूलों में ही रह रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये यहूदी बनाम जो है मुस्लिम, इस खेमे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लिंकन भी आते हैं इजराइल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक यहूदी के नाते खड़ा हूँ। और सऊदी अरब का जो पहले तो सधा हुआ बयान आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मुस्लिम देशों के साथ बातचीत में जुड़ गए। फिर मैं देख रही हूँ कि
अरब देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों की तादाद में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं एक दबाव जो है अरब नेशंस के ऊपर, मुस्लिम नेशंस के ऊपर भी दिख रहा है और पश्चिमी देशों के बीच भी दिख रहा है कि वो इस इमोशन को, इस नोशन को किस तरह से साधें ताकि उनकी जनता भी ना परेशान हो या फिर नाराज ना हो, और ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जियोपॉलिटिक्स की, इसे भी साधा जा सके। केतन सर, आपकी बात एकदम सही है कि जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान, उनके संबंध चाइना सुधारने की कोशिश कर रहा था जी। अब 2 दिन पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम राइस, ईरान के सुप्रीम लीडर की बात हुई, पर उसे 2 रीजन है। एक तो सभी अरब कंट्रीज अब इकोनॉमिक टाइज इसराइल के साथ चाहते हैं। इसराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो उनके लिए अच्छा है, एक्सेप्ट कतार 4 साल पहले परिया स्टेट था। तो सबसे ज्यादा 2 स्टेट है, ईरान एंड कतार, और लेबनान कह सकते हैं हम, यमन। लेबनान का कोई ज़्यादा वजूद है नहीं क्योंकि लेबनान का 2006 के बाद लेबनान कभी उससे उभर नहीं पाया है। इस परिस्थिति में स्टेटमेंट जो देने पड़ते हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक को ये सब ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है जी। तो सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बहुत फेमस कोट है, वो हज करके एक किताब थी, उसमें लिखा था कि अरब आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ देमसेल्व्स, वो नॉवेल में। तो ये जो है उनका अंदर जो होता है इजिप्ट इवन, आप देखो कि एक रास्ता है इजराइल का, पर दूसरी जो बॉर्डर है वो इजिप्ट ने बंद कर दी है जी, गाजा स्ट्रिप के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड एरिया पर वो उन्होंने बंद कर दी है। तो इसमें दिक्कत ये है कि पब्लिक जो है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, लीडरशिप नहीं कर रही है। इजराइल, जैसे मैंने कहा कि इजराइल में रिलीजन, इस बार ऐसी गवर्नमेंट आई है, बाकी ओवरऑल इजराइल में रिलीजन का इतना ज्यादा वजूद नहीं रहता है। वहाँ ऑर्थोडॉक्स जो उनके साबात और ये सब, जो पहली बार पर 94 के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर साबात के दिन स्पीच दी है नेतन्याहू ने। तो ये जो वॉर ज्यू और अरब में, मुस्लिम में जाएगी नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी ज्यू कम्युनिटी बहुत ही पावरफुल है, जैसे अवार्ड में से भी उनके प्रेसिडेंटशिप में से लोग। दूसरी चीज ये है कि जो रेफ्यूजीज है, तो हर एक यूरोपियन कंट्री में भी और हर कंट्री में, अरब कंट्री से, जैसे इवन सीरिया से 10 लाख लिए थे यूरोप में, तो उनका हर जगह है। तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन यूके में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और पूरी दुनिया में कई जगह। पर ओवरऑल जो सिचुएशन रहेगी वो रिलीजियस वॉर से ज्यादा अब ये मिडल ईस्ट का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग होगा। और इसीलिए नेतान्याहू, उनके जो गवर्नमेंट है डिफेंस, उन्होंने कहा कि नाउ वी विल चेंज द मैप ऑफ गाजा एंड वी विल रीस्ट्रक्चर द मिडल ईस्ट। इसमें भी एक चीज नया जी याद रखनी चाहिए कि जो ईरान है वो सुन्नी है, शिया है, बाकी सब सुन्नी है। उनका भी अंदर इराक में शिया ज्यादा है, इसलिए अब इराक में भी शिया गवर्नमेंट है। दूसरी ओर पूरा, तो जो यमन में हौथी वाला है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट कर रहा है, बाकी सब उनके अगेंस्ट है, सऊदी अरेबिया उनके अगेंस्ट। तो ये परिस्थिति में सर बीच में ये खबर आई थी कि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच समझौते होने की जो है कोशिशें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा एक तस्वीर ऐसी निकल कर आ रही थी सामने से कि जो मिडिल ईस्ट है अब शायद जो है अब अपने विवाद झगड़े, क्योंकि यमन के विद्रोह को देखिए कि किस तरह से दबाने की कोशिश हुई, और उसके बाद अकॉर्ड जो हुआ सऊदी अरब और ईरान के बीच में, जी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां निकल कर आ रही थी कि कहीं शांति की ओर आगे बढ़कर और मिलकर जो तरक्की का रास्ता अपनाने की कोशिशें, कवायदे चल रही हैं। ऐसे में क्या ये सारी जो कोशिशें थी, कवायदे थी, अब जो है अब हॉल्ट हो गई हैं या फिर जो है पीछे की तरफ जाते हुए दिख रही हैं? ये आपने एकदम सही कहा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नॉर्मलाइजेशन से पैलेस्टाइन वालों को काफी चिंता होने लगी थी, और इसी वजह से हिजबुल्ला और हमास दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि नाउ देयर विल बी नो मोर नॉर्मलाइजेशन, इट विल बी इन कोल्ड स्टोरेज। तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे, उनकी पॉलिटिकल विंग ने दिया है, हिजबुल्ला ने भी कहा है। तो ये तो एपरेंट है कि ये वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि अमेरिका इलेक्शन के पहले सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट कराने, और सऊदी अरेबिया काफी कीन था, और एक तरह से अमेरिका को ये भी फायदा था कि जो चाइना और रशिया की और उनका झुकाव बढ़ता जा रहा था, उसमें से ये वापस उनको मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है। फिर 2i जो इंडिया, यूएई, यूएस, इजराइल, वो भी पूरा एक, तो ये सब में उनके लिए अच्छा था। पर अब दिक्कत ये कि ये कोल्ड स्टोरेज में थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए तो चला जाएगा, पर सबसे बड़ी गंभीर समस्या अब नेहा जी ये होगी
कि जैसे कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सब पूरा कोल्ड स्टोरेज में चला गया। अब ये हिंसा से इन लोगों का मुझे नहीं लगता है कि अगले 50 या 100 साल में भी ये इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। आपको याद होगा 1948 में उसको कहते हैं नाकबा कैटास्ट्रोफे, उसमें 7 लाख लोग चले गए थे। इजराइल ने कहा था जिसको रहना है रह सकते हैं, जो नहीं रहे पैलेस्टाइन और गाजा गए और बाकी जगह गए, जो रह गए उनकी तो परिस्थिति अच्छी है इजराइल में, पर वही 7 लाख आज 2.7 मिलियन है वेस्ट बैंक में। तो ये जो 10 लाख लोग निकलेंगे, तो ये अब एक दो न्यूज़पेपर ने लिखना शुरू किया, दिस इज समथिंग कैटास्ट्रोफी, सेकंड नाकबा कैटास्ट्रोफी बहुत ही गंभीर रहेगी, क्योंकि इतने सारे लोग वेस्ट बैंक में ऑलरेडी बहुत कम जगह, और इनको ये जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी। जैसे सीरिया के लोगों को पूरे यूरोप में इमिग्रेशन माइग्रेशन की बहुत जरूरत है, कनाडा को भी जरूरत है, पर सीरिया से लोगों को लिया, पर ये पैलेस्टाइन से ये सब लोगों को लेने के लिए अगेन कितने वेस्टर्न कंट्रीज तैयार होंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इवन मिडल ईस्ट के कितने कंट्री इनको लेंगे? तो ये सब परिस्थिति में जो आपने कहा कि बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी होगी, बहुत ही गुड ज्यू एंड गुड अरब विल सफर, और उसमें सबसे ज्यादा सफर ये सब वार में करते हैं वो महिला है और बच्चे करेंगे। और आपने जो कहा कि ट्रीटमेंट और वो नहीं है, फ्यूअल बंद हो गया है, पानी बंद हो गया है, अनाज उनके जो इजराइल खास ने कहा है कि नॉट अ सिंगल स्विच, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल गो टिल वी गेट बैक अवर हॉस्टेज। तो शायद हॉस्टेज उनको जो कुछ भगवान सही रास्ता दिखाए तो हॉस्टेज छोड़ के एटलीस्ट जो ये जो रिलीफ है वो शुरू करे। पर ये निया जी आप देखोगे कि 40 साल की हिस्ट्री में मोहम्मद अब्बास 20 साल से हैं, कोई इलेक्शन नहीं लड़े हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यासिर अराफत अच्छा रहते हैं। इनके भी जो हजबुल्लाह है या हमास, बहुत ही अच्छी लाइफ, तो उनकी लाइफ अच्छी रहती है, जितने भी पैसा है वो उन्होंने अपनी अच्छी जिंदगी और आर्म्स के लिए किया है। गरीब लोगों को कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडस्ट्री नहीं बनाई है। इजराइल ने 48 के बाद आईटी पूरे किबूस बनाए, उसमें से उन्होंने पूरी खेती की, ओलिव वाइन एक्सपोर्ट करते जो डेजर्ट था, ये चीज आपको गाजा और वेस्ट बैंक के नहीं मिलेगी। और सबसे लास्ट जो उनका लीडर है मोहम्मद डाइब को गेस कहते हैं, वो उनकी कहते हैं कैट हैज 9 लाइफ, उनकी पर 7 बार अटैक हो चुका है, हैंडीकैप हो गए, एक आंख चली गई है, उनकी वाइफ और बच्चे भी। तो ये परिस्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि गांधी या नेल्सन मंडेला, आप सब गांधी की बात कर रहे हैं कि इंडिया को आजादी मिली, गांधी ने अहिंसक, आपको याद होगा नोआखली में थोड़ी हिंसा हुई, उन्होंने कहा मैं नहीं आगे जाऊंगा। सेम थिंग नेल्सन मंडेला कि जो साउथ अफ्रीका का इतना आर्मी इंडस्ट्री, वही चीज इजराइल है, हम आज के दिन में देख सकते हैं जी। कोई अच्छा लीडर आए जो इजराइल में भी आए और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग या गांधी इस तरह का लीडर मिलेगा, तभी ये परिस्थिति नॉर्मल होगी। और हम उम्मीद रखें कि जितनी जल्दी आगे ये हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुस्लिम देश हैं, क्या वाकई फ़लस्तीन के साथ हैं या फिर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति से वो दो चार हो रहे हैं? हमारे साथ केतन शुक्ला सर बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इजराइल के बारे में जिस तरह से कहा जाता है, हालांकि बेशक जिस तरह से उन पर आक्रमण हुआ, कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस फेल्योर की बात हो रही है या फिर उनकी तकनीक पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मजबूती तो इजराइल के साथ है सर। और इसलिए मैं समझना चाहूँगी कि इस परिस्थिति को देखते हुए मौजूदा वक्त में मुस्लिम देशों का जो रुख है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़लस्तीन के साथ, जैसा आपने कहा कि बॉर्डर बंद कर दिया मिस्र ने, अगर मैं फिर लेबनान की स्थिति देखूं तो उस तरह से वो भी सीमा जो है इन जो रिफ्यूज़ी होंगे उनको मदद नहीं दे पाएगी। कोई भी मुल्क जो है इस परिस्थिति में नहीं दिखता कि आप बेशक फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनके नागरिकों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सा मुल्क आगे बढ़ेगा? पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ, इजराइल एज अ नेशन विद टेक्नोलॉजी पावर, और एक तो ये भी बात सुनने में आ रही है सर कि इजराइल ने ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया है जिससे कि हड्डियाँ तक गल जाती हैं। अब ये अफवाह है, सच है? आप बताइए। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि फास्फोरस बॉम्ब नहीं यूज़ किए हैं। जी जी, पर आपने कहा वो सही है कि आप देखोगे कि अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ था और उसके बाद सभी कंट्री उनके साथ इमीडिएटली 2 या 3 साल में सभी के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। इसका एक रीज़न ये है कि 21st सेंचुरी में ये सभी कंट्री टेक्नोलॉजी और ये सब कंट्री में इतना जो आप उनके लॉज जो है वो सब काफ़ी रिजिड है। सऊदी अरेबिया, इवन सऊदी अरेबिया में, तो ये सब कंट्री ये चाहते हैं कि इजराइल के साथ संबंध सुधरने से उनके सभी देशों में भी एक नई
हवा चलेगी। जी। टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपने कही, अमेरिका को फायदा होगा, पर रशिया को भी फायदा हो रहा है। रशिया का यूक्रेन वॉर से लोगों का ध्यान हट रहा है। अमेरिका में सेनेट कांग्रेस में स्पीकर ही नहीं है, और अमेरिका का जो स्टॉक है आर्मामेंट इंडस्ट्री का, उनका 3 से 4% लास्ट 4 दिन में बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अमेरिका के लिए इजराइल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मिडल ईस्ट में इजराइल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इवन इंडिया के लिए भी हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी, हमारे स्पोक पर्सन ने स्टेटमेंट दिया, तो एक जमाने में नेहरू और इंदिरा गांधी ने मिडल ईस्ट का तो अच्छे रिलेशन रखे थे, क्योंकि ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट था और मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री 2018 में रामल्ला गए थे, और रशिया एक टेम्पररी है कि ऑयल हमें मिल रहा है, पर आगे जाके फिर से हमारा 80% रिलायंस ऑयल का, चाहे मिडल ईस्ट कहिए या ईरान, शिया या सुन्नी, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है काफी बैलेंस रही है जी। तो 2 स्टेट पॉलिसी हमारे लिए, इजराइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफेंस में हमें काफी हेल्प करता है, और यही चीज मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रियों में इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, और साथ में शस्त्र भी प्रोवाइड कर सकता है। तो एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से पैलेस्टाइन के लोग काफी, अब क्या कहते हैं, डेस्परेशन हो गया है, पाउडर केक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में यदि नेतन्याहू, तो मुझे नहीं लगता है, पर कोई अगला लीडर ये करे कि पैलेस्टाइन को एक एश्योरेंस मिले, 2 स्टेट थियरी है, उस तरह का ऑस्लो एकॉर्ड में भी अच्छा किया था, पर वो इतना अच्छा नहीं है कि जिससे, तो ये जो होगा तो फिर बाकी कंट्री, अभी यूरोपियन यूनियन ने कहा भी हम पैलेस्टाइन को फंड करेंगे, सभी ने फंडिंग तो नेहा जी, यदि आप देखो तो एक पैलेस्टाइन को $10 मिलियन मिले हैं, वो सभी कहीं जाके आराम से रह सकते थे जी। पर कोई, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, लोगों को कोई फायदा नहीं है, स्कूलें नहीं बनी है, हॉस्पिटल नहीं, और ये सब चीजें में इजराइल भी पैलेस्टाइन में कर सकता है, क्योंकि उनको भी मैन पावर चाहिए। आप देखिए कुछ चाइनीज लोग मर गए हैं किबुस में जो थे, उसमें यूके के मरे हैं, तो कई कंट्री के लोग वहाँ काम करते हैं, तो जो आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को मैन पावर नहीं चाहिए। तो ये दोनों के लिए विन विन है, पर बस जैसे मैंने कहा, एक विजनरी लीडरशिप, और अमेरिका, कैंप डेविड जैसे हुआ था, अमेरिका इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जैसे ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि नेतन्याहू की गलती है, ये है, वो है, वो जो बोलते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी थी कि जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया जी। और जो फंडिंग ले, तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका का इलेक्शन के बाद और उसके बाद इस परिस्थिति में कोई ना कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी कि इजराइल को भी पता है कि जैसे उनको ये जो अभी मैंने कहा कि डाइव, उसके पहले इजराइल ने उनके हेड को मार दिया था, ये फ्रैंकेस्टाइन और हाइड्राइड मॉन्स्टर जैसा है, आप उनका कितना मारोगे, फिर अगेन आएगा। बिल्कुल। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इजराइल के लिए, इजराइल के लोग भी मानते हैं, मेरे काफी फ्रेंड है, कि ये उनके लिए भी अच्छा है, पैलेस्टाइन के लिए भी, और एक सिक्योरिटी नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट हो गया, तो इजराइल के सर से भी जो 4000 साल से एक प्रश्न है वो निकल जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये इतनी खराब परिस्थिति में, जैसे समुद्र मंथन में 20 के बाद अमृत निकलता है, इसलिए 3 या 4 साल में कोई अच्छा एकॉर्ड हो और सभी शांति से रहे, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल। एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी G20 न्यू दिल्ली समिट में, क्या हम समझे कि वो अब अगले कम से कम 10 सालों के लिए तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और चीन की बल्ले बल्ले? जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू अभी है तो यही है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रही थी, IMF भी कर रही थी, अब जो परिस्थिति है, तो हम 10 तो नहीं कह सकते, पर एटलीस्ट 3, 4 या 5 साल के लिए ये पीछे चला जाएगा, क्योंकि अभी ये परिस्थिति, जैसे मैंने कहा, सब एकॉर्ड होंगे, ये होंगे, और एक शांति की परिस्थिति होगी। उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया का आगे जाके इराक क्या इक्वेशन निकलता है, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बहुत ही अच्छा G20 का एक सबसे बड़ा प्रस्ताव था, और जो है, और चीन को मात, ये कहा जाता है कि चीन को मात मिल गई है। पर ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट की तरह ये भी अब थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में, कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा। हमारे लिए ये थोड़ा बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया शेष, तो मैं सर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब हम जिस परिस्थिति में दिखते हैं, पूरी दुनिया जिस परिस्थिति में दिखती है, आर्थिक स्थिति, क्या हम सभी मुल्कों को अब आने वाले दिनों में और भारी जो है मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी चुनाव हैं, अमेरिका में भी चुनाव है, और ये जो परिस्थितियाँ हैं मौजूदा सरकारों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही हैं? जी, आपकी बात एकदम सही है कि तो 2 चीजें है कि डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पे हावी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहा है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन आ रहा है,
इकोनॉमी ओवरऑल पूरी दुनिया में जो एक तीसरा युद्ध भी चल रहा है, अजरबैजान आर्मेनिया, यूक्रेन युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है, जी। और इजराइल की जो परिस्थिति है वो कोई इमीडिएटली तो इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो शायद सीज फायर करेंगे पर। तो ये 3 जगह पे जो प्रॉब्लम है, और सबसे चौथा बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे लिए भी कि एल निनो इफेक्ट है, बारिश बहुत हुई है, ओवरऑल जो बारिश है वो एल निनो इफेक्ट का जो रिजल्ट कहीं आएगा, सूखा, कहीं बारिश, बाढ़। तो जी। ये फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, ये यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के ग्रेन, तो अगला साल 30 से भी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल रहेगा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की भी इकोनॉमी जितनी पिकअप करनी नहीं करी, अमेरिका की इकोनॉमी ओवरऑल अच्छी है पर वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए अगला साल मुश्किल रहेगा, और हमारे लिए पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस में $4-5 बढ़े पर और ज़्यादा बढ़ गया तो वो मुश्किल आएगी। और दूसरी जो फूड प्रॉब्लम है एल निनो इफेक्ट की वजह से, अभी तक उसके कैलकुलेशन नहीं किया, पर मैंने मार्च में भी हमने एक प्रोग्राम में बात करते कि इकोनॉमी है क्या, तो एल निनो इफेक्ट, जी। ये चीज़ें दुनिया को थोड़ी जो है मुश्किल युद्ध और मौसम दोनों से जूझने के लिए तैयार खुद को रखना पड़ेगा, और ऐसे में जो मुल्कों की सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि सरकारों का रवैया वैसा नज़र नहीं आता सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना जी, आप कुछ कहना चाहते तो कहिए, फिर उसके बाद। जी, सरकार का ये है, अब्राहम लिंकन ने कहा है ऐसे, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर द पीपल उनके चाहिए, तो इट इज ये लोगों को समझदारी से मत करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जीतने के बाद नेतान्याहू का अगला इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाहे वॉर बड़ी जीत के आए पर लोग ये सोचेंगे पर कि ऐसे हमारा राष्ट्रवादी विचारधाराओं के प्रति जो लोगों का जो है कहीं ना कहीं मोह भंग जरूर होगा या हो चुका होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केतन सर, आप जुड़े, आपने समय निकाला चर्चा द ट्रुथ के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने दर्शकों का भी करना चाहूँगी कि आपका प्यार और स्नेह लगातार हमें हासिल हो रहा है, लेकिन फिर भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के रूप में info@justbroadcasting.com पर भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते किसी विशेष मेहमान और विशेष विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।